Yes. So students, in the last class we have discussed about the factors affecting individual demand, individual supply. Yes, sorry, demand याद आ रहा है दीदी. तो हमें हमारा एक टॉपिक रह गया था, एक फैक्टर रह गया था. That was goal of firm. Goal of the firm. गोल या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म आल्सो अफेक्ट द सप्लाई. ठीक है, इट इज द लास्ट फैक्टर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई. क्लियर? तो गोल क्या हो सकता है बेटा? एक फर्म के दो गोल हो सकते हैं. जो मोस्टली होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और जो नेक्स्ट गोल है, इसके अलावा और क्या हो सकता है गोल? टू बिल्ड गुडविल और इमेज. ठीक है, या तो कोई फर्म इसलिए वर्क करती है मार्केट में कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, या फिर जो नई कंपनीज होती है या जो पुरानी भी हो सकती है कि उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट व्हाट दे एग्जैक्टली वांट, दे वांट टू बिल्ड गुडविल, इमेज और प्रेस्टीज. वो ये चाहते हैं कि चाहे हमें प्रॉफिट कम हो जाए लेकिन हमारा मार्केट में एक अच्छा नाम होना चाहिए. ठीक है, गुडविल होनी चाहिए. और गुडविल, प्रेस्टीज, नाम वो किससे चाहते हैं? या आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, और अ हाई शेयर इन द मार्केट. मार्केट में उन्हें शेयर ज्यादा चाहिए. मैं आपको सारे वर्ड्स यहाँ लिख के बता रही हूँ, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, दो तीन. और हाई सेल, उनकी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव उनका क्या हो सकता है? सेल ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, सेल ज्यादा होनी चाहिए चाहे प्रॉफिट कम हो. कुछ लोग सेल्स के लिए क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा बिक जाए चाहे प्रॉफिट पर यूनिट पे ज्यादा ना हो. लेकिन कुछ लोग क्या चाहते हैं? एक ही यूनिट सेल हो जाए. उन्हें सेलिंग से मतलब नहीं है. वो क्या चाहते हैं? एक ही यूनिट में इतने रुपए की बेच दूं कि मुझे 10 यूनिट के बराबर क्या हो जाए? प्रॉफिट. तो आपको यह समझना है कि अगर किसी फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव है, दे वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, तो वो क्या करेंगे? सप्लाई तो ज्यादा करेंगे, लेकिन कैसे प्राइस पर? हाई प्राइस पर. प्राइस हाई होंगे उस पे ही वो क्या करेंगे? सप्लाई ज्यादा करेंगे. और अगर सप्लाई प्राइस कम होंगे तो वो सप्लाई क्या करेंगे? कम कर देंगे. क्यों? क्योंकि लो प्राइस पे उन्हें क्या हो रहा है? लो प्रॉफिट हो रहा है. क्लियर? ज्यादा प्राइस होंगे तो सप्लाई ज्यादा करेंगे, कम प्राइस होंगे तो अपने स्टॉक को रख लेंगे कि जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तब सप्लाई करेंगे, अभी नहीं. क्लियर? लेकिन अगर किसी फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो अपनी सेल इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो व्हाट दे विल डू? वो सप्लाई हाई करेंगे, ज्यादा सप्लाई करेंगे, इवन एट सेम प्राइस या फिर लो प्राइस. चाहे प्राइस लो है या सेम है, उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता. उन्हें सिर्फ क्या बढ़ानी है? अपनी सेल बढ़ानी है. ठीक है, और सेल बढ़ाने का मतलब कभी भी प्रॉफिट बढ़ाना नहीं होता, ये हमेशा समझिएगा. हो सकता है एक यूनिट पहले वो 8 रुपीज की 10 रुपीज में बेच रहे हैं, 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट इज इनफ फॉर देम. तो वो बेचते रहेंगे, सेल करते रहेंगे. लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला क्या कर रहा है? 8 रुपीज वाली यूनिट 15 रुपीज में बेच रहा है, और मार्केट में डिमांड है नहीं, मार्केट में प्राइस क्या है? सिर्फ 10 है. तो वो क्या करेगा? सप्लाई नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है. ठीक है, लेकिन जो बंदा अपनी गुडविल, अपनी इमेज, अपनी प्रेस्टीज, मार्केट में अपना शेयर, मार्केट में अपनी सेल पे ध्यान देगा, वो हमेशा सप्लाई ज्यादा करेगा, प्राइस चाहे क्या हो? लो. इज इट क्लियर स्टूडेंट? So with this we have completed the factors affecting individual supply. और बाकी हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं. Okay, now coming to the factors affecting. बेटा now we are coming to the factors affecting market supply. मार्केट सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? We need to understand these. First one is number of firms in the market. सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि मार्केट में फर्म्स कितनी है. ठीक है, जितनी ज्यादा फर्म्स होंगी, अब मैं यहाँ पे जैसे हम चेन में पढ़ रहे थे, हायर द फर्म, हायर द, या फिर आप लिख सकते हो 1 सेकेंड, चेन में ही लिख देते हैं. नंबर ऑफ फर्म जितनी ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ फर्म जितनी ज्यादा होंगी, एक ही प्रोडक्ट को सेल करने वाली फर्म जितनी ज्यादा होंगी, उससे क्या होगा बेटा? उससे जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी. इज इट क्लियर? मान लीजिए एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बेचने वाला सिर्फ मार्केट में एक शॉप थी,
तो वो जितनी भी क्वांटिटी सेल कर रहा है दैट्स इनफ, ठीक है। लेकिन अगर उसी सेम कमोडिटी को सेल करने वाली 10 शॉप और खुल जाए तो मार्केट में क्या इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ फर्म, और नंबर ऑफ फर्म्स की इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होती है, सप्लाई, ठीक है। बस इतनी सी बात हमें समझनी है। और वाइस वर्सा, नंबर ऑफ फर्म्स के डिक्रीज होने से सप्लाई भी क्या हो जाती है, डिक्रीज। पहले एक ही प्रोडक्ट को सेल करने वाली 20 शॉप थी और अब उसी प्रोडक्ट को सेल करने वाली एक पर्टिकुलर शॉप रह गई है बस, तो फर्म का नंबर जो है वो कम हो गया है, तो जिसकी वजह से सप्लाई भी कम हो जाए। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए बेटा, ये वाला पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर क्या है हमारा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब देखिए बेटा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है प्रोड्यूसर की कि जो फ्यूचर प्राइस है, जो फ्यूचर प्राइस है वो राइज होने वाले हैं, ठीक है। हमने डिमांड में भी पढ़ा था फ्यूचर प्राइस राइज होने वाले हैं, तो राइज मतलब प्रॉफिट फ्यूचर में ज्यादा होने वाला है, ठीक है। अब प्रॉफिट की बात हम यहाँ कर रहे हैं, फ्यूचर के प्राइस की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर के ही प्राइस की को माइंड में रखिएगा, बाकी अदर थिंग कांस्टेंट। तो बीइंग अ सप्लायर, जब आपको पता है कि मुझे इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से 2 महीने बाद ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि 2 महीने बाद इसकी प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो अभी की सप्लाई क्या होगी, अभी की सप्लाई जो प्रेजेंट सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो हम अभी की सप्लाई की बात कर रहे हैं, इसका वाइस वर्सा, फ्यूचर के प्राइस अगर लेस होंगे, कम, पता चल रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ता सेल होगा बाद में, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने स्टॉक को अभी बेचना स्टार्ट कर देंगे जिससे कि अभी प्रॉफिट कमा सके। क्यों, क्योंकि अभी जितना प्रॉफिट हो रहा है वो 2 महीने बाद उतना भी नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब विंटर्स आने वाले होते हैं तो समर के क्लोथ पे सेल ऑफर चलता होता है, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 महीने बाद विंटर्स के क्लोथ सेल होंगे, समर्स को कोई नहीं मांगेगा, तो क्या करते हैं, अभी उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं, लोगों का जितना भी स्टॉक होता है वो सब बाहर निकाल देते हैं कि चाहे वो कम प्राइस पे सेल हो जाए लेकिन सेल हो जानी चाहिए। लेकिन अगर विंटर्स अभी आने वाले हैं, ठीक है, अभी आए नहीं है, तो विंटर के जो क्लोथ्स हैं वो अभी नहीं बेचेंगे लोग, क्यों, क्योंकि अभी उसकी प्राइस बहुत ज्यादा वो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ने वाले हैं तो अभी की सप्लाई कम हो जाती है, और अगर फ्यूचर प्राइस घटने वाले हैं, कम होने वाले हैं, तो अभी की सप्लाई ज्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट अब हमें फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं देगा। दैट्स व्हाई वी वांट टू क्लियर इट एट द प्रेजेंट टाइम। क्लियर। तो कमिंग टू द थर्ड वन, coming to the third point, that is means of transportation. Means of transportation and communication. बेटा ट्रांसपोर्टेशन की और कम्युनिकेशन की आपके पास फैसिलिटी कैसी है, ये बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि बेटा जब सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो दे नीड ट्रांसपोर्टेशन, बट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि भाई किसी डीलर से, कस्टमर से आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आपके पास तो ये जितनी भी फैसिलिटीज आती है बेटा, इसे आप बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज मतलब जो भी किसी इकोनॉमी में सेल्स के लिए, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए जितनी भी फैसिलिटीज जरूरी होती हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उन सारी फैसिलिटीज को हम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बोलते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, रोड, हॉस्पिटल्स, ठीक है। देखिए बेटा, अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अच्छी होंगी, बेटर होंगी, तो एक प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो भी हर जगह क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब अगर आसानी से आप ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, कम्युनिकेशन से, आप हर चीज की फैसिलिटीज अच्छी है जिस जगह पर, तो उस जगह पर उस प्रोडक्ट की सप्लाई भी काफी अच्छी होगी। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, मतलब गुड्स तो है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह आप बेच नहीं पा रहे हो, तो हर जगह उस प्रोडक्ट की सप्लाई क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो बन गया है लेकिन उसको सप्लाई का मतलब क्या है, मार्केट में ला नहीं सकते। तो जब तक मार्केट में प्रोडक्ट आएगा ही नहीं सेल होने के लिए, तो सप्लाई कैसे बढ़ेगी। मैंने आपको बताया था ना, जब तक मार्केट में सेल होने के लिए नहीं आ रहा है, जब तक वो क्या है, स्टॉक है,
सप्लाई के लिए क्या जरूरी होता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मैं अपने पास मार्केट रख के बैठी हूँ लेकिन मैं हापुड़ से दिल्ली पहुंचा नहीं पा रही हूँ ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसका मतलब क्या है, वो स्टॉक है अभी, वो सप्लाई कब बनेगा, जब आप उसको ट्रांसपोर्ट से अवेलेबल दूसरी जगह पर करा देंगे। इज इट क्लियर? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी इफेक्ट करती है कि किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी। क्लियर? अब देखिए बेटा, इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सप्लाई फंक्शन। जैसे डिमांड फंक्शन होता है ऐसे ही सप्लाई फंक्शन है। सप्लाई फंक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा, फंक्शन वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो ये वो फंक्शन है जो हमें क्या शो करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप। ओके, देखिए बेटा, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन quantity supply and factors affecting it। मतलब क्वांटिटी सप्लाई और उसको अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, उनके बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप हमें शो करे। रिलेशनशिप इन द सेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या इम्पैक्ट होता है, इन रिलेशनशिप को शो करने वाला जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई फंक्शन। इज इट क्लियर? the function that shows the functional relationship between quantity supply and factors affecting it is known as supply function। अब देखिए तो फैक्टर्स कौन कौन से पढ़े हमने, अब हमने जो फैक्टर्स पढ़े उसे हम, मान लीजिए मेरा गुड ए है, ठीक है, गुड ए, तो मैं यहाँ लिखूंगी सप्लाई ऑफ गुड ए इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड ए इज द फंक्शन ऑफ, ब्रैकेट में आप सारे फंक्शन फैक्टर्स लिखेंगे जो जो भी अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, प्राइस ऑफ ओन गुड, उसके बाद प्राइस ऑफ अदर गुड, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, टैक्सेस पढ़े थे, टैक्सेस को टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट गोल्स ऑफ द फॉर्म पढ़े थे हमने, गोल्स किससे गोल्स फॉर्म किससे शो करते हैं, जी से, और उसके बाद था प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, पीएफ का मतलब प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है? किसी को बेटा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम शॉर्ट में इसका मतलब क्या है जो हमने ये लिखी है इक्वेशन, दैट सप्लाई ऑफ गुड ए इज द इक्वल टू, मतलब इज द एफ, मतलब फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, इन सब का है। मतलब हम क्या बता रहे हैं कि इन सब फैक्टर से सप्लाई किसकी, गुड ए की क्या करती है, इफेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों में जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप हमें शो कर रहा है दैट इज नोन एज सप्लाई फंक्शन। क्लियर? अगर हम इनकी बात करें तो ये है इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, क्योंकि इसमें हमने अभी बस इंडिविजुअल वाले फैक्टर्स लिए। अगर हम मार्केट सप्लाई फंक्शन की बात करें तो वो क्या होगा, मार्केट सप्लाई फंक्शन में ये सारे फैक्टर्स तो आएंगे, पीओ, पी अदर गुड, पी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टी मतलब टैक्सेस, जी मतलब गोल्स। क्लियर? तीन और पढ़े अभी हमने, कौन कौन से, नंबर ऑफ फर्म, ठीक है, एफ रेफर्स टू नंबर ऑफ, या आप इसे एन से भी डिनोट कर सकते हैं नंबर ऑफ फर्म को, ठीक है, एन से डिनोट कर दीजिए। एफ मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एन मतलब नंबर ऑफ फर्म, और लास्ट वाला कौन बता सकते हैं कि लास्ट में हमने कौन सा फैक्टर पढ़ा था, इनके अलावा एक और बचा है हमारे पास, कौन सा था बेटा, एनीबडी कैन टेल? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। यस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो उसे आप डिनोट करेंगे एम से। तो दीज आर द सप्लाई फंक्शन ऑफ मार्केट सप्लाई। क्लियर? तो आपको इसमें बस इतना ही पॉइंट पढ़ना है बेटा। आप देखिए, उसके बाद अगर आप सभी को ध्यान दें तो हमने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व पढ़ा था। जस्ट लाइक दैट वी हैव डिमांड, जस्ट लाइक डिमांड शेड्यूल वी हैव सप्लाई शेड्यूल। अब यहाँ देखेंगे सप्लाई शेड्यूल क्या होता है।
शेड्यूल मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो शेड्यूल का मतलब क्या है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। आई होप कि इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है बेटा, सभी को पता होना चाहिए। जहां भी शेड्यूल वर्ड आ रहा है मतलब ना टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। जब सप्लाई के शेड्यूल की बात हो रही है तो इसका मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन किस चीज का, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, उस प्रोडक्ट की जितनी भी कमोडिटीज हैं, ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस पर, यहाँ पे लिख सकते हो सप्लाइज एट वेरियस प्राइसेस, और इसके आगे ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो शेड्यूल हमें डिफरेंट क्वांटिटी शो करे डिफरेंट प्राइसेस पर, उस टेबल को, उस टेबुलर प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई शेड्यूल। इज इट क्लियर? अब सप्लाई शेड्यूल दो फॉर्म में पढ़ा जा सकता है। सप्लाई शेड्यूल आर ऑफ टू टाइप, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। क्लियर बेटा? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब देखिए पहले इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, कोई बता सकता है इंडिविजुअल? जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होगा? एनीबडी कैन आंसर? एनीबडी? एक जना सप्लाई कर रहा हो, किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई, एक इंडिविजुअल की सप्लाई डिफरेंट प्राइसेस पर, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पर, क्लियर? एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, तो आप यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मतलब क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल सेलर। ठीक है, एक इंडिविजुअल सेलर एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी सप्लाई कर रहा है, पर्टिकुलर प्राइस पर, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। बार बार मेरे मुंह से पॉइंट ऑफ टाइम निकल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम में, क्लियर? और मार्केट का मतलब सप्लाई ऑफ ऑल सेलर्स, सप्लाई ऑफ ऑल सेलर। ठीक है, बस आपको ये दो चीज समझनी है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मतलब जो हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की सप्लाई दिखाता है एक कमोडिटी की किसी भी प्राइस पर और एक पीरियड ऑफ टाइम में, क्लियर? लेकिन मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो हमें उस कमोडिटी की को सेल करने वाले सारे सेलर्स की सप्लाई दिखाता है, दैट इज नोन एज। एक लम्बा आगे स्टार्ट हो गया, देखो। Sorry, after this, I realized how valuable. चलिए, नाउ स्टूडेंट, अब मैं अगर बात कर रही हूँ स्टॉक की, इस मान लीजिए डॉम्स कंपनी की ये स्टॉक है, नॉन द स्टॉक है, इस स्टॉक को सप्लाई करने वाला एक सेलर वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करता है पर्टिकुलर। हाँ, तो बेटा आपको मैंने बताया पर्टिकुलर शॉप को सप्लाई करने वाली अगर मैं टेबल बनाती हूँ अपनी कि मेरी शॉप है, मैं इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी सप्लाई करती हूँ, इतने प्राइस पर इतनी, अगर मैं सिर्फ अपनी टेबल बना रही हूँ, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। पर इस डॉम्स को सेल करने वाले पूरे हापुड़ में जितने सेलर्स हैं उनका एक टोटल निकालना कि ये इतनी कर रहा है, ये इतनी सप्लाई कर रहा है, फिर उनको सम अप कर देना डिफरेंट प्राइसेस पर, दैट इज नोन एज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। क्लियर? तो एक सप्लाई शेड्यूल बनाते हैं पहले इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इसके साथ ही मैं आपको कर्व भी बता दूंगी और मार्केट का भी आपको बता दिया जाएगा। देखिए बेटा, हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले तो प्राइस लेना है हमें, मान लीजिए एक्स के प्राइस ले रहे हैं और क्वांटिटी सप्लाई भी किसकी लेंगे, एक्स की। ठीक है, टेबल बनानी है, मान लीजिए मैंने प्राइस लिए 1 2 3 4, तो प्राइस की बात कर रहे हैं तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो प्राइस की ही बात करेंगे। अगर प्राइस 1 है तो क्वांटिटी सप्लाई ए की बात कर रहे हैं हम, जो ए सेलर है वो 10 की सप्लाई कर रहा है। क्लियर? जब प्राइस 2 हो गए तो हम पढ़ चुके हैं प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो जब 2 प्राइस है तो उसने अपनी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर दी, दैट इज 20, 3 पर 30 और 4 पर 40। तो ये जो टेबल है जो आपको डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटी शो कर रहा है ऑफ अ पर्टिकुलर सेलर, दिस शेड्यूल इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट बेटा। मैंने यहाँ पे सेलर का नाम भी लिख दिया,
एक है बस ए और इनका गुड है एक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, वो टेबल जो हमें दिखा रहा है दैट इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब देखिए बेटा इसी में हमें समझना है कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। बना लेंगे डेफिनेशन, समझ में आ रही है? डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। क्लियर? अब कर्व देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस, देन वी टेक वाई एक्सिस। मैंने आपको बताया था कि वी नीड टू टेक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल पहले जो हमारी प्राइस है ये इंडिपेंडेंट है तो वाई एक्सिस पे, और आई थिंक आपको नीचे तक ग्राफ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ बना लेते हैं। और क्वांटिटी सप्लाई हम कहा लेते हैं एक्स एक्सिस पर। क्लियर? क्योंकि ये कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। अब देखिए बेटा वाई मतलब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं? सप्लाई। तो क्या है? 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30 और 40। क्लियर? और प्राइस कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, प्राइस हमने ले लिए। अब हमें क्या करना है? 1 पर 10 सप्लाई है। क्लियर? तो 1 पर ये ऐसे बनाइए 10, 2 पर 20, 2 पर 20, 3 पर 30 तो 30, 4 पर 40। तो जब हम इस कर्व को मैच करेंगे तो वी विल गेट दिस कर्व। दिस इज नोन एज सप्लाई कर्व। कहां से कहां पर मूव किया इसमें अगर आपने ध्यान दिया, मैंने यहाँ पॉइंट से मूव किया और ऊपर जाता जा रहा है। तो इसका मतलब सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की शेप क्या होती है बेटा? अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, स्लोप कैसा है इसका? अपवर्ड। मैंने आपको बताया था स्लोप और शेप में डिफरेंस होता है। स्लोप मतलब किस साइड जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। स्लोप क्यों जा रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। जब जिस भी दो वेरिएबल में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा उसका कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा। और अगर आपको ध्यान हो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप था? नेगेटिव, तो उसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था। है दोनों स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं उसी फॉर्म में क्वांटिटी भी इंक्रीजिंग होती है। दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई स्ट्रेट लाइन है। कुछ फ्लक्चुएशन नहीं है इसलिए आपका कर्व भी जिगजैग में नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अपवर्ड क्यों है? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। इज इट क्लियर? आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। नाउ कमिंग टू द मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल, अभी हमने पढ़ा मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स की। तो प्राइस हमने ले लेते हैं गुड एक्स के। उसके बाद मान लीजिए डॉम्स की चौक को सेल करने वाले पूरे हापुड़ में सिर्फ 2 सेलर है। इतनी अच्छी चौक है कि पता नहीं हर कोई सेल ही नहीं करता, मिलती नहीं है ये। चलिए, तो सप्लाई ऑफ गुड प्रोड्यूसर ए और सप्लाई ऑफ प्रोड्यूसर बी। ठीक है, ये ए प्रोड्यूसर है, सेलर है, और ये बी है, और हमें मार्केट सप्लाई निकालनी है। तो बेटा प्राइस को आप सेम ले सकते हो, इसी टेबल से समझा देती हूँ मैं। 1, 2, 3, 4 जो ए थी उनकी सप्लाई ऑलरेडी हमारे पास है 30, 40। अब बी और आ गए। बी कह रहे हैं कि मैं तो 1 रुपए की एक शॉप होगी तो मैं सिर्फ 5 सेल करूंगा। I cannot afford 10 शॉप। ठीक है, 20 हो जाएगी तो चलो 10 कर दूंगा। 3 रुपीज हो जाएंगे, सॉरी 2 रुपीज हो जाएंगे तो 10 कर दूंगा सप्लाई। 3 रुपीज हो जाएंगे तो 15 कर दूंगा। 4 रुपीज हो जाएंगे तो 20 कर दूंगा। इंक्रीज तो कर रहे हैं लेकिन इनसे थोड़ी कम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ठीक है, अब बेटा हमें मार्केट सप्लाई निकालनी है कि डॉन स्टॉक की पूरे हापुड़ में कितनी सप्लाई है। ठीक है, तो हापुड़ में 2 ही सेलर है तो इनकी सप्लाई आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। 10 + 5 15, 30, 45 और 60। तो ये जो आपके पास आई है इंडिविजुअल को सम अप करके, ये आपकी क्या है? मार्केट सप्लाई। इज इट क्लियर? So market supply schedule is the tabular presentation
of the quantity supplied by all individuals at different price. ठीक है, जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो है वो क्वांटिटी सप्लाई, एक स्पेसिफिक प्राइस पर कितनी क्वांटिटी है, दैट इज क्वांटिटी सप्लाई। लेकिन जब वो सारी हम बात करते हैं कि डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटी कितनी है, दैट इज सप्लाई। तो ये बात समझिए, मैंने यहाँ क्वांटिटी सप्लाई का मार्केट शेड्यूल नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, सप्लाई शेड्यूल, जो कि सप्लाई शेड्यूल मतलब कि डिफरेंट प्राइसेस पर दिखा है, और क्वांटिटी सप्लाई मतलब एट अ पर्टिकुलर प्राइस, कितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी सेल कर रहा है सेलर, दैट इज नोन एज सप्लाई। ठीक है, अब जैसे हमने इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई कर पड़ा बेटा, ऐसे ही मार्केट सप्लाई कर होता है। तो मार्केट सप्लाई कर मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज नोन एज मार्केट सप्लाई कर। बस इतनी सी डेफिनेशन है। अब बना लेते हैं कर्व इसका, आई होप तो आपको पता होगा कैसे बनाएंगे। अब इसमें हमें इंडिविजुअल की क्वांटिटी नहीं लेनी, यहाँ प्राइस लेना है और यहाँ क्वांटिटी लेनी है, लेकिन बेटा क्वांटिटी कौन सी लेनी है, जो मार्केट वाली है, क्योंकि हम कर्व भी कौन सा बना रहे हैं, मार्केट का कर्व बना रहे हैं। तो 50, 30, 45 और 60, ठीक है, ये हो गई आपकी क्वांटिटी। नहीं शो हो रहा है तो बेटा थोड़ा सा मैं और इसको कर देती हूँ यहाँ पर, आई होप सब डिजिट दिख रही होंगी। और प्राइस 1, 2, 3 और 4, क्लियर। तो 1 पर 50, 2 पर 30, 3 पर 45 और 4 पर 60। तो जब आप इसको ऐसे मैच करेंगे तो ये क्या है बेटा, मार्केट सप्लाई कर्व। ये भी कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये वाले कर्व में और ये वाले कर्व में फ्लैटनेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्लैटनेस ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें सभी की इंडिविजुअल डिमांड को कम किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या था, सिर्फ कर्व थोड़ा कम फ्लैट था, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही सप्लाई में चेंज आ रहा था। तो आपको ये समझना है कि जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है वो ज्यादा फ्लैटर होता है एज कम्पेयर टू मार्केट और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। क्यों? क्योंकि प्राइस के चेंज आने से एक इंडिविजुअल सेलर के सप्लाई से ज्यादा पूरे मार्केट की सप्लाई में ज्यादा चेंज आता है, और जितने ज्यादा चेंज आएगा उसका कर्व उतना ही ज्यादा फ्लैटर बनेगा। Are you getting my point? So we can say that market supply curve is more flatter than individual supply curve. Why? Because the change in price have higher effect on market supply as compared to individual supply. Clear? अब आप यहाँ खुद देख रहे होंगे 1 रुपीज पे 10 की सप्लाई थी, लेकिन मार्केट सप्लाई कितनी हो 15। 2 रुपीज पर इंडिविजुअल की 20 सप्लाई थी, लेकिन 2 रुपीज पर मार्केट सप्लाई कितने 30। तो मतलब इसकी क्वांटिटी ज्यादा है ना, तो अगर क्वांटिटी ज्यादा है मतलब कर्व भी कैसा होगा, फ्लैटर, मोर फ्लैटर। क्लियर? So with this beta we have completed the concept of supply schedule and supply curve.